सर मैं प्रकाश मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हमारे खास साथ एक खास मेहमान हैं। आप दिनेश मिश्रा जी हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं चाका ब्लॉक से, प्रयागराज से। और हम जानते हैं अभी जो यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं चौकठा ग्राम में। और उसमें इनसे पूछते हैं कि आज का जो मुख्य मुद्दे हैं, जनता के सामने की मुख्य समस्याएं क्या हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं, और उस किस क्या बेसिस होगा जिसके बेसिस पे वो अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। अच्छा, दूसरे। तो आप सर ये बताएं कि जो जनता के बीच इस समय जो जो परिस्थितियां चल रही हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि वो एक जनता अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए वोट करेगा। मौजूदा समय में लगभग हर गांव में समस्याएं हैं। कहीं नाली की है, कहीं खड़ंजे की है, कहीं हैंडपंप की है, कहीं जो है लोगों को विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन या तमाम बिजली की समस्याएं हैं, शिक्षा की भी समस्याएं हैं और आपके चिकित्सा की भी समस्याएं हैं। तो ये लगभग हर गांव में है। तो हम लोग जो है जनता में देख रहे हैं कि जनता जो है कहीं कुछ सुविधा मिली तो कुछ दूसरी सुविधा नहीं मिल रही है। मेरा प्रयास ये है कि ऐसे प्रत्याशी को चयन कीजिए, जिसका अच्छा कैंडिडेचर हो, जो योग्य प्रत्याशी हो, जो जनता के बीच जाए और लूट खसोट का काम न करे और जनता की मूलभूत समस्याओं पर विचार करे और जा कर के जो जिले से या क्षेत्र पंचायत से या ग्राम पंचायत से जो सरकार द्वारा निधि आती है या अपने व्यक्तिगत प्रयास से विधानसभा सदस्यों से, लोकसभा सदस्यों से, राज्यसभा सदस्यों से या जो हमारे एमएलसीज हैं उन लोगों से जो है मिल करके उनसे जो तमाम सुविधाएं हैं या उनसे जो सरकार मतलब विकास के लिए जो आर्थिक मदद है उसके लिए हम जो है प्रयासरत हैं और भविष्य में होंगे। इसलिए कि मैं जब जिला पंचायत सदस्य यहाँ था तो मेरे गांव में सड़क भी नहीं थी आने के लिए, मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय भी नहीं थे जो है। तो इन समस्याओं को हम अपने 2000 से 2005 के बीच में काफ़ी निराकरण किया। इधर इस बीच में हमारे गांव में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो पात्र हैं उनको नहीं मिला। मेरा उद्देश्य है, मेरी सोच ये है कि पहले हम जिले से अधिकारियों से बात करके कैंप लगवाएंगे, उनको जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए, जो उनको छोटी मोटी हैं जो नहीं पहुंच पाते जिले में, उनके आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता, उनकी पैरवी कोई नहीं कर पाता। तो चूँकि मैं जिला अधिवक्ता में भी हूँ, जिले में वकालत करता हूँ, मुझको वहाँ जाने में, मुझको वहाँ अधिकारियों से बात करने में कोई दिक्कत और हिचकिचाहट नहीं है। उनको हम गरीबों को वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन उनके कागज़ और उनकी समस्याओं को हम अधिकारियों तक पहुँचाएंगे और उनकी समस्याओं का हम निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी मुद्दे पर हमारे लड़के मुकेश मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने कह दिया है कि भैया किसी डॉक्टर ने आपको नहीं कहा कि आप चुनाव लड़िए। गांव का विकास अगर करना है, जनता का हित करना है तो आप चुनाव लड़िए, और नहीं करना है तो फिर अपने धंधे में अपने उसमें लग जाइए। फिर इसके लिए हम लोग खाली हैं, जो हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरा जहाँ तक ये दावा है कि अगर इस गांव के जिस तरह से जन समर्थन हर अनुसूचित जात के लोगों का, पिछड़ी जात के लोगों का, सामान्य वर्ग के लोगों का भी जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे हमें पूर्ण विश्वास और आशा है कि भावी जो चुनाव होगा उसमें निश्चित है कि हमको विजयश्री मिलेगी। और विजयश्री अगर मिलती है तो निश्चित है कि गांव का कायाकल्प करूंगा और 5 साल के अंदर मैं आपको पुनः जो है बुलाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि फिर आप मेरे गांव में आएँ और आज की परिस्थितियों को देख लीजिएगा आप, समस्याओं को, और 2 साल 3 साल के बाद आएंगे तो आपको, जैसे हमारे गांव में कोटे की है, हमारे गांव में, हमारा गांव पहले पूरे खगन और चौकठा मिला करके गांव सभा बनता था, लेकिन इधर सरकार की नीतियों के अनुसार 1000 पर जब बना तो मेरा चौकठा फिर अलग हो गया, पूरे खगन अलग हो गया, वो ग्राम पंचायत अलग हो गई, ये ग्राम पंचायत अलग हो गई। लेकिन कोटा अभी भी उसी गाँव में पड़ा हुआ है। जो जनता को सरकार द्वारा खाद्य व्यवस्था होती है, अनाज व्यवस्था होती है, आज भी लोगों को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता लेने के लिए। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि इसके बाद पहला काम मैं चौकठा में उसको जो है वितरण का काम, चौकठा के लोगों को जो है उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को लाइसेंस दिलाने का काम, यहाँ जनता को लाभ दिलाने का काम,
इतनी दूर गर्मी में, बरसात में, जाड़े में न जाना पड़े। गांव में जगह है तमाम, वहाँ व्यवस्था करेंगे, लोग आकर के अपना जो है यहीं से उठाएंगे सामान, गल्ला पर ले जाएंगे। 3 किलोमीटर, आप समझिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से। राशन के लिए 3 किलोमीटर 3 की किलोमीटर इनको जाना, दुकान, राशन की दुकान तो पुराने गांव सभा से वाले के पास है। तो हमारे बहुत पूर्व प्रधान ने, मैंने कई बार उनसे कहा, लेकिन उन्होंने उसको, हमने कहा अच्छा ठीक है उसी के नाम पड़ी रहने, लेकिन उसको ले आकर कह दीजिए गांव में वितरण करें। लेकिन पता नहीं हमारे पूर्व प्रधान ने क्या किया, क्या सोच किया, वो आज भी वहीं पड़ा हुआ है। जिनको गल्ला मुहैया होता है, मिलता है, वो आधे बेचारे जाते हैं ले आते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते। नहीं तो जाता। अब बहुत स्पेसिफिक होकर के आपने एक बताया कि कोटे की समस्या थी, बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन देखा जाए तो लोगों के लिए आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसको कि आसानी से किया जा सकता है, जिसको चिन्हित नहीं किया गया ना। कभी नहीं, 5 चिन्हित ही साल नहीं हो गया, किया। 5 साल क्या, 10 साल से वहीं बढ़ रहा है। क्यों मुखिया, 10 साल से वहीं बढ़ रहा है। तो एक समस्या तो आपने बता दिया, उसका सोल्यूशन भी आप बताते हैं। हाँ। तो ऐसे 3 और समस्याएं जो कि आपको दिखता हो कि चौकटा गांव में 3-4 समस्याएं आपको चिन्हित कर रखी हो और जिसका कि आप जैसे सोल्यूशन हमारे देखते हो। गांव में नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी बरसात में होता है तो लोगों के सामने जो है पानी नहीं बहा, किसी के खेत में बह जाता है, रुक जाता है, कोई यहाँ से रोक दिया, बीच में मेड़ बांध दिया, तो कहीं न कहीं बजबजाता रहता है पानी जो है। किसी के खेत में जाता है तो आदमी वहाँ मना करता है, मेरे खेत में पानी नहीं जाने देंगे। मेरी प्राथमिकता है कि क्षेत्र पंचायत से जो है और ग्राम पंचायत निधि से जो है हम कोशिश करेंगे कि हम अपने गांव की नालियों को जो है, परेड जो हवाई पट्टी जो नाली बाहर निकालने का है, उसको निश्चित है निराकरण करेंगे, उसको दूर करेंगे। और जो हमारे गांव में आवास भी नहीं मिले हैं, इधर प्रधानमंत्री आवास योजना वाली बात करें, पात्र लोगों को हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया जाए। जो लोग विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के योग्य हैं, जिनको आज सुविधा नहीं मिल रही है, उनको भी मैं कैंप लगवा करके यहाँ बुला करके लोगों को जो है, अधिकारियों को बुला करके सबके सामने यही फोटोग्राफी यही सब कुछ करा करके, और कोशिश करूँगा कि उनको जिले तक न जाना पड़े, उसकी पैरवी मैं निःशुल्क अपने उससे करूँगा। क्योंकि मैं जिले में अधिवक्ता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो किसी को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, ऑफिस में पैरवी मैं कर लूँगा। और किसी से कोई जो है वो निःशुल्क रहेगा, किसी से कोई खर्च नहीं रहेगा। इसलिए कि अगर हमको जनता ने प्रधान बनाया है हमारे लड़के को, तो मेरा दायित्व तो होता है कि मैं उनका विकास नहीं करूँगा तो फिर वो अगर पिछले में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा भाई, पिछले प्रधानों में और मौजूदा प्रधान में क्या अंतर रह जाएगा। तो इसलिए मेरी ये है कि गांव में नाली की समस्या, आपका मूलभूत जो कोटे की है वितरण प्रणाली का, उसको गांव में निश्चित लागू कराऊंगा। पहला शिक्षा और स्वास्थ्य जो 2 बेसिक समस्याएं हैं, खासकर लड़कियों की शिक्षा ले लें तो बहुत ज़्यादा काम मुझे गाँव में अभी होता नहीं दिख रहा है। ठीक है कि आधुनिक शिक्षा उनको कैसे मिल पाएगी, तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ, क्योंकि आप ऑलरेडी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तो गाँव में कुछ प्रोविज़न वगैरह किया जा सकता है क्या ऐसा? देखिए, हमारे गांव में चूँकि ये छोटा सा ग्राम सभा है, यहाँ बगल में ये सुरक्षा विभाग की ज़मीन से घिरा हुआ है। गांव सभा की यहाँ ज़मीन कोई मेरे पास है नहीं, और मैं कोशिश ये करूँगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि मेरा गांव बगल में पड़ोस में बगवना पड़ता है और न्याय पंचायत भी मेरी बगवना है, तो वहाँ एक उप स्वास्थ्य क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बनाया गया है। वहाँ एक डॉक्टर बराबर बैठते हैं, कंपाउंडर बैठते हैं, दवाइयाँ वितरित होती हैं। लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि चाहे मुझे अपनी निजी ज़मीन कहीं बिस्सा आधा बिस्सा देना पड़े, लेकिन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम उप स्वास्थ्य केंद्र, कोई छोटा सा अस्पताल जहाँ की हमारी एनएम, जहाँ हमारे कोई डॉक्टर, जहाँ हमारे कोई कंपाउंडर आकर के बैठे और लोगों को धूप में, बरसात में, जाड़े में दूर न जाना पड़े, उनकी समस्याएं हैं। रही बात शिक्षा की, शिक्षा का हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल के लिए जगह अभी नहीं है। हम प्रयास में थे, क्योंकि हम जब जिला पंचायत सदस्य थे तो वहाँ से हुआ कि आप वकील साहब अपने गांव में जूनियर हाई स्कूल कराइए, तो जगह न मिलने की वजह से मैंने जूनियर हाई स्कूल नहीं तो जूनियर हाई स्कूल भी अब तक मैं बनवा लिया था। कोशिश हमारी ये रहेगी कि जहाँ कहीं कोने में जगह किनारे में देखेंगे तो जूनियर हाई स्कूल भी, जो हमारे पूर्व प्रधान कभी रहे, तो उन लोगों ने प्राथमिक विद्यालय या जूनियर विद्यालय के लिए क्यों नहीं सोचा, उसके पीछे एक कारण था। चूँकि हमारे यहाँ पूर्व प्रधान, तो उनका एक प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल चलाते थे, वहाँ नर्सरी भी वो चलाते थे,
तो गांव में प्राथमिक विद्यालय इसलिए नहीं चाहते थे कि बच्चों को जब निःशुल्क यहाँ विद्यालय मिल जाएगा तो मेरे यहाँ जो नर्सरी में फीस मिलती है मेरा नर्सरी टूट जाएगा। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, मैंने प्राथमिक विद्यालय किया और यहाँ अपने गांव में जहाँ पर लगभग गांव सभा की ज़मीन पर मैं कुछ अंश पर मेरा भी मतलब जानवर बांधे जाते कब्जा था, मैंने सब छोड़ करके पूरा विद्यालय बढ़िया फर्स्ट क्लास बनवाया और सुविधा दिया। अब रही बात जूनियर हाई स्कूल की, तो जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन जगह हमारे पास कुछ कमी है। एरोड्राम की ज़मीनें तो हैं सुरक्षा विभाग की, लेकिन कोई भी सरकारी संस्था बिना निजी लैंड के या किसी उस पर नहीं बनाना चाहती। अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी तो सुरक्षा विभाग की ज़मीन कल एक्वायर कर ले, गिरवा दे, तो वो सोचते हैं कि हम अपने जो तो गांव सभा के नहीं, लेकिन मेरा अथक प्रयास रहेगा कि बिस्सा दो बिस्सा अगर कहीं ज़मीन हमको मिलेगी तो किसी तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज करके हम जूनियर हाई स्कूल भी गांव में ले आएंगे और एक आध अभी बिस्सा या 100-200 वर्ग गज ज़मीन की जरूरत पड़ेगी तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी, चाहे हमको खुद अपनी ज़मीन देना पड़े, हम उप स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था अपने गाँव में जनता के लिए करेंगे। युवाओं में रोजगार का मसला जो है बहुत हाईलाइट है आज की, और ख़ासकर गाँव में देखेंगे तो युवाओं का पलायन जो है शहरों की तरफ होता है वो पढ़ लिख करके। तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, ताकि वो स्वावलंबन हो जाए। और ख़ासकर जैसे गांव है तो गांव में खेती एक अपने आप में ही बड़ा व्यवसाय है, लेकिन जब तक उसको कि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है, तब तक उस पर आप बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं देख सकते हैं। कई जगह के सक्सेस स्टोरीज आप देखिएगा, युवाओं ने बहुत कम जगह में अच्छे उन्नत खेती के माध्यम ये किए हैं, अपनाए हैं नई तकनीक के साथ में। तो इस गांव के लिए इस तरह का कोई प्रायोजन हो सकता है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर खासकर महिला उद्यमी या युवाओं के लिए लेकर के इस तरह का कुछ प्रायोजन है आपके? देखिए, हमारे यहाँ सही बात यह है कि जो सरकार से मनरेगा एक स्कीम चलती है उसमें भी काम अगर चलता है तो लोगों को भुगतान सही समय से नहीं होता। जो बेरोजगार हैं, अनुसूचित जाति के लोग या गरीब किस्म के हैं, उनका उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो काम भी करते हैं लेकिन समय से उनके खातों में पैसा सरकार द्वारा नहीं आता, तो लोग निराश हो जाते हैं। और जो विशेष रूप से हमारे नौजवान हैं जो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, तो उनको टेक्निकल ज्ञान के लिए भी कहीं सरकार से इस तरह की स्कीम नहीं दी जा रही है कि उनको टेक्निकल आदमी खेती के विषय में या कोई टेक्निकल और वर्क हैं, जैसे गांव में बढ़ई का काम है, फिटर का काम है, तमाम हो, इस तरह से सरकारी व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, तो मजबूरन उनको जो है गुजरात या बाहर उनका पलायन हो रहा है। उस पर मेरे स्तर से व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि ये सरकार की योजना स्कीम है। हम इतना कर सकते हैं कि गांव के नौजवानों को एकत्रित करें, उनको कहीं खेती की तरफ, कहीं उनको अन्य जॉब जो छोटे मोटे हैं उनको काम है, कृषि यंत्र है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए भी बैंक कहीं लोन नहीं देता। अगर कोई आदमी यहाँ काम करना भी चाहता है तो बैंक से उनको लोन नहीं मिलना सबसे बड़ी बात है कि उनको ऋण नहीं उपलब्ध हो पाता। बैंक में इतनी फॉर्मेलिटीज पूरा कराते हैं, उसमें कहीं न कहीं आदमी जो है वो माइनस हो जाता है, नहीं पूरा हो पाता। तो इसलिए जो नौजवानों में निराशा है और वो कहीं हताशा की वजह से कोई इंदौर तो कोई गुजरात, कोई अब मौजूदा समय में जो कोरोना का ये भीषण जो चल रहा है, इसमें इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है कि लोग बाहर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गांव में भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज भी आदेश आया है कि 50% लोगों की उपस्थिति होगी कार्यालयों में, जो नियमित मतलब नियुक्ति पत्र पाए हैं। तो जो अभी नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं तो उनके लिए तो समस्या है, ये है वो मेरे अकेले बस की बात नहीं है। वो सरकार स्तर पर जब कोई स्कीम चलेगी तो उसमें जो मेरे हाँ पलायन का मुख्य कारण यही है, और हम चाहेंगे कि इस तरह से लोगों को कोशिश करेंगे, जिले के अधिकारियों से भी, मुख्य विकास अधिकारी से, जिला अधिकारी से, या तकनीकी कोई उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, जिला उद्योग अधिकारी हैं, उन लोगों से संपर्क करेंगे कि लोगों को कहीं जो है पेड़ पौधे लगाने का काम या जो है आपका आंवला वगैरह की खेती करने का काम, नींबू हाँ सेक्टर है तो जोड़ा जा सकता है, या आम की बागवानी का काम है, तो कोशिश करेंगे। लेकिन अब यह है कि जब तक सरकार से कोई हमको गाइडलाइन बढ़िया नहीं मिलती तब तक लोग बेरोजगार, उनके पास आर्थिक तंगियां हैं,
तो नहीं कहे, जब सरकार कुछ मुहैया कराए, बैंक से कुछ ऋण उनको उपलब्ध हो जाए, तो लोग खेती करना चाहेंगे, कृषि यंत्र बनाना चाहेंगे। तो इस पर सरकार का विशेष रूप से अगर ध्यान रहेगा तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। ये जो चौकटा ग्राम की जनता है, इनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपने जो आपके प्रत्याशी हैं मुकेश मिश्रा जी, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि आप जहाँ कहीं गांव में कोई चकमार कब्जा किया है, जहाँ कहीं अनैतिक कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, उनमें हम आपका अगुवाई करेंगे, लेकिन पीछे से आप मेरा साथ दीजिएगा खुल करके। किसी ने आपका रास्ता अवरुद्ध किया है, किसी ने आपकी नाली रोका है, किसी ने आपको बिजली नहीं आने दिया है रास्ते में किया, तो हम उसमें लड़ाई हम लड़ेंगे आपकी, लेकिन इसके लिए सहयोग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता की समस्या है, न कि मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मेरी व्यक्तिगत कोई समस्या है, मेरा सब हल हो जाता है, लेकिन यह है कि जनहित के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जनता अगर साथ देगी तो निश्चित है कि उनकी समस्याओं का निराकरण करूँगा जो होगा। अभी आप सुन रहे थे पूर्व जिला पंचायत सदस्य मिश्रा जी के उससे कि चौकटा ग्राम के लेकर के उनका क्या विजन है, और बड़े स्पष्ट शब्दों में, बड़े टू द पॉइंट उन्होंने सारी चीज़ों को रखा है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो चौकटा ग्राम की जनता है इनके बातों को सुनेगी, और अगर इनको जीत मिलती है तो जो इन्होंने वादा किया है, जनहित के काम किया हुआ है, वो समाज के लिए निरपेक्ष रूप से करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और मैं प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ, चौकटा ग्राम से। धन्यवाद।